हेलो फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन के कुछ प्रश्नों को, जो कि सीटेट 2022 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज हमने जो प्रश्न लिया है वे सभी प्रश्न 11 जनवरी 2022 को जो सीटेट का पेपर 1 हुआ था वहां से लिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए, पहला प्रश्न है, हमारे देश के नीचे दिए गए किन दो राज्यों के लोगों का सर्वप्रिय भोजन इडली, बड़ा, डोसा, सांभर, नारियल की चटनी है? ऑप्शन दिए गए हैं तेलंगाना, गुजरात, सेकंड है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, थर्ड है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, और फोर्थ है गोवा और केरल। तो जो यह भोजन दिया गया है, यह सर्वप्रिय भोजन है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का। ऑप्शन थर्ड आपका सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति मुंबई, महाराष्ट्र से चंडीगढ़, जो कि भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, तक सबसे छोटे रेल मार्ग से होकर रेलगाड़ी द्वारा यात्रा करता है, तो कौन से राज्य से उसे गुजरना नहीं होगा? यह मैप से संबंधित प्रश्न है। ऑप्शन फर्स्ट है हरियाणा, सेकंड है पंजाब, थर्ड है राजस्थान और फोर्थ है गुजरात। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन फोर्थ, गुजरात राज्य से वह नहीं गुजरेगा। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए किसी बालिका के उस कथन पर विचार कीजिए जो उसने किसी कैंप में आए विद्यार्थियों के समूह में दिया था। मैं उस शहर से आई हूँ जो एक पहाड़ी क्षेत्र है। हमारे यहाँ वर्षा बहुत होती है और बर्फ भी बहुत पड़ती है। जब ठंड बहुत अधिक हो जाती है तब हमें धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे घर पत्थर अथवा लकड़ी के बने होते हैं। यह शहर देश के किस भाग का होना चाहिए? ऑप्शन फर्स्ट है जम्मू कश्मीर, सेकंड है लद्दाख, थर्ड है उत्तर प्रदेश और फोर्थ है हिमाचल प्रदेश। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन फोर्थ, हिमाचल प्रदेश। देखिए, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, भ्रमित नहीं होना है बिल्कुल भी। लद्दाख इसका आंसर इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर वर्षा नहीं होती है, जबकि यहाँ कथन में दिया गया है कि हमारे यहाँ वर्षा बहुत होती है, इसलिए ऑप्शन फोर्थ हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, कानपुर रेलवे स्टेशन से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की दूरी 432 किलोमीटर है। कोई ट्रेन से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से इतने को 23:45 बजे प्रस्थान करके इतने डेट को 7:45 बजे कानपुर रेलवे स्टेशन पहुंचती है। इस ट्रेन की यात्रा की औसत चाल है और चार ऑप्शन आपको सामने दिए गए हैं। देखिए, इसमें ऑप्शन जो है वो मीटर प्रति सेकंड में दिया गया है और यहाँ पर जो है वो किलोमीटर में दिया गया है। अब आपको पहले टाइम निकालना है इसका। देखिए, यहाँ यह जो समय है यह क्या है, यह 11:45 का समय है और अगले दिन वो 7:45 में पहुंच जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो अंतर है वो करीब आपका 8 घंटे का है। अब इसमें क्या करना है, हमारा टाइम जो है वो 8 घंटे का है और दूरी क्या है, 432 है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, टाइम को, समय को दूरी में भाग देते हैं चाल निकालने के लिए, ज्ञात करने के लिए। तो 8 से जब आप इसे इसमें भाग देंगे तो आएगा हमारा 5 और फिर आ जाएगा आपका 4। अब देखिए, यह जो संख्या है, यह जो अंक है, यह क्या है, यह किलोमीटर प्रति घंटे में आया है हमारा आंसर, लेकिन हमें ज्ञात करना है मीटर प्रति सेकंड में। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपली इसको 5/18 से गुणा करते हैं। 5/18 यहाँ लिखेंगे। 18 से जब आप इसको काटेंगे तो यह 3 बार में कट जाएगा और 3 से 5 में गुणा करेंगे तो हमारा 15 आ जाएगा, जो कि है ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है, निम्नलिखित में से ऐसे दो जानवरों के समूह को चुनिए जिनके आगे के दांत जीवन पर्यंत वृद्धि करते रहते हैं, अतः वे अपने दांतों को बहुत लंबा न होने देने के लिए वस्तुओं को कुतरते व काटते रहते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है छिपकली और गिलहरी, सेकंड है छिपकली और कछुआ, थर्ड है चूहा और गिलहरी, फोर्थ है सांप और गिलहरी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन सेकंड, चूहा और गिलहरी का जो आगे का दांत होता है वो हमेशा बढ़ते रहता है और इसको छोटा रखने के लिए भी कुछ ना कुछ चीजों को कुतरते व काटते रहते हैं, इसलिए ऑप्शन थर्ड हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, कन्नौज एक जिला है जो समस्त भारत में इत्र के लिए प्रसिद्ध है। यह जिला किस राज्य का भाग है? ऑप्शन फर्स्ट है हरियाणा, सेकंड है उत्तराखंड, थर्ड है बिहार और फोर्थ है उत्तर प्रदेश। तो हम लोग जानते हैं कि कन्नौज जो जिला है वो उत्तर प्रदेश में है, इसलिए ऑप्शन फोर्थ आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, ये सभी प्रश्न एनसीईआरटी से लिए गए हैं। अगला प्रश्न है,
रेत के टीले कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है अफगानिस्तान और इंग्लैंड, सेकंड है उज्बेकिस्तान और बांग्लादेश, थर्ड है बर्लिन और राजस्थान, फोर्थ है अबू धाबी और अफगानिस्तान। तो देखिए आपके एनसीईआरटी में अबू धाबी का जिक्र है, इसलिए ऑप्शन फोर्थ हमारा सही होगा। अबू धाबी और अफगानिस्तान में रेत के टीले पाए जाते हैं, ऐसे उसमें चर्चा की गई है बुक के अंदर, तो इसलिए ऑप्शन फोर्थ हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, भोपाल बेंगलुरु के ठीक उत्तर में है तथा गांधीनगर भोपाल के ठीक पश्चिम में है। गांधीनगर के सापेक्ष बेंगलुरु की दिशा है। ऑप्शन फर्स्ट है उत्तर पश्चिम, सेकंड है दक्षिण पश्चिम, थर्ड है दक्षिण पूर्व और फोर्थ है उत्तर पूर्व। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन थर्ड। देखिए ये मैप का प्रश्न है और इसके लिए आपको भारत का मैप अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन सा राज्य कहाँ स्थित है। देखिए वैसे मेरी ड्राइंग तो इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं मोटे तौर पर इसे बनाने की कोशिश करती हूँ। ये मान लीजिए आपका जम्मू कश्मीर हो गया, ये ऐसे, और यहाँ से हम लोग आते हैं, ये हमारा गुजरात का एरिया हो गया और उसके बाद ये दक्षिण में आ गए। और हमारा बेंगलुरु जो है वो कहाँ है? कर्नाटक में है। ये हमारा मान लेते हैं बेंगलुरु है। और गुजरात में यहाँ है हमारा क्या, गांधीनगर की बात की जा रही है। अब यहाँ से हम इसका दिशा ज्ञात करेंगे तो क्या होगा? सबसे पहले दक्षिण होगा, लेकिन साथ ही साथ यह पूर्व दिशा में भी जा रहा है, इसलिए दक्षिण पूर्व इसका सही आंसर होगा। तो आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ब्रॉन्ज के बारे में सही कथन चुनिए। ऑप्शन फर्स्ट है यह टीन और जस्ता का मिश्र धातु है, सेकंड है यह एक यौगिक है, थर्ड है यह कॉपर और टीन का मिश्र धातु है, फोर्थ है यह कॉपर और जस्ता का संभागी मिश्रण है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन थर्ड। यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, पहले भी पूछा गया है और अभी भी आने की संभावना है, इसलिए इसको अच्छे से कर लें आप लोग। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए उस मिलान को चुनिए जो तदनुरूपी खाद्य वस्तु के संरक्षण के सही ढंग को प्रदान नहीं करता है। ऑप्शन फर्स्ट है सेब और मुरब्बा, सेकंड है दूध और पनीर, थर्ड है कच्चा आम अचार और फोर्थ है दाल और पापड़। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन सेकंड। यह सही तरीका नहीं है। अगर आप दूध से पनीर बना देते हैं तो भी इसे बहुत ज्यादा समय तक आप नहीं रख पाएंगे, लेकिन सेब से मुरब्बा बनाकर, कच्चे आम का अचार बनाकर और साथ ही दाल का पापड़ बनाकर काफी लंबे समय तक इसका संरक्षण किया जा सकता है, इसलिए ये सभी सही है। यह हमारा ऑप्शन सेकंड जो है वो गलत है। अगला प्रश्न है, हमारे देश के किस भाग में लोगों के रहने के लिए बने बड़े तिकोने टेंट को रेबो कहते हैं और जानवरों को रहने के स्थान को लेखा कहा जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है अरुणाचल प्रदेश, सेकंड है मेघालय, थर्ड है जम्मू और कश्मीर, फोर्थ है लेह और लद्दाख। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन फोर्थ, लेह और लद्दाख। यह एनसीईआरटी से लिया गया प्रश्न है और इसमें जिक्र किया गया है चांगपा जनजाति का और इसी में रेबो और लेखा की बात को कहा गया है, इसलिए ऑप्शन फोर्थ हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, हमारे देश में संघ शासित प्रदेशों की संख्या है। ऑप्शन फर्स्ट है 6, सेकंड है 7, थर्ड है 8 और फोर्थ है 9। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन थर्ड। 8 केंद्र शासित प्रदेश है हमारे देश में वर्तमान में, तो इसलिए इसे आप अच्छे से याद कर लेंगे। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए उस 3 राज्यों के समूह को चुनिए जिसके सभी राज्यों के समुद्र तट अरब सागर पर स्थित हैं। ऑप्शन फर्स्ट है केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र, सेकंड है गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, थर्ड है आंध्र प्रदेश, गुजरात और तेलंगाना, फोर्थ है केरल, कर्नाटक और ओडिशा। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन फर्स्ट। देखिए इसमें जो तमिलनाडु है और साथ ही इसमें जो थर्ड ऑप्शन है इसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, साथ ही फोर्थ में जो ओडिशा दिया गया है, ये क्या है? ये सभी अरब सागर के किनारे स्थित है, न कि सॉरी ये सभी बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित है, न कि अरब सागर के किनारे। तो अरब सागर के किनारे जो भी राज्य स्थित है वो ये हमारा ऑप्शन फर्स्ट है। कभी कभी हम कुछ और लिखते हैं और बोल कुछ और रहे होते हैं, तो यह छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं। अगला प्रश्न है, छऊ नृत्य किस राज्य के सामान्य लोगों का नृत्य या लोक नृत्य है? ऑप्शन फर्स्ट है उत्तर प्रदेश, सेकंड है असम, थर्ड है छत्तीसगढ़ और फोर्थ है मिजोरम। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन थर्ड, छत्तीसगढ़। देखिए छऊ नृत्य जो है वो झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, साथ ही छत्तीसगढ़ में भी किया जाता है, इसलिए ऑप्शन थर्ड हमारा सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 15 है, केंचुओं के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए।
ऑप्शन ए है केंचुए खेत में छेद बनाते हैं जो वायु और जल के मृदा तक पहुंचने के लिए आसान रास्ता प्रदान करते हैं। बी है केंचुए खेत में छेद बनाकर जमीन को पोली बनाते हैं। सी है केंचुए मुख्य फसल को खरपतवार से बचाते हैं। और ऑप्शन डी है केंचुए का मल मृदा को उर्वर यानी उपजाऊ बनाते हैं। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन फोर्थ। ऑप्शन जो सी दिया गया है, केंचुए मुख्य फसल को खरपतवार से बचाते हैं, केंचुए का मुख्य कार्य नहीं है। इसके अलावा ए, बी और डी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, मिश्रित लर्निंग मोड में ईवीएस पढ़ाने के फायदे हैं। ऑप्शन ए है विद्यार्थी कहीं से भी कक्षा में शामिल हो सकते हैं। बी है विद्यार्थियों को शिक्षक एवं साथियों से बातचीत करने को मिलता है। सी है विद्यार्थियों को कक्षा के दौरान चौकन्ना रहने की आवश्यकता नहीं है। और ऑप्शन डी है विद्यार्थी अपने ऑनलाइन से सीखी हुई बातें घर समुदाय में पूरक गतिविधि से पूरा कर सकते हैं। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। देखिए जो यह मिश्रित लर्निंग मोड की बात की गई है, इसका मतलब ये है कि जो जैसे कोविड-19 के टाइम में क्या था कि स्कूल सारे बंद थे और उस टाइम में ऑनलाइन जो एजुकेशन था वो हमारे पढ़ने के लिए यही एकमात्र विकल्प रह गया था। तो इसी को हम लोग मिश्रित लर्निंग मोड बोलते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें इसका जो सही विकल्प है वो है हमारा ऑप्शन थर्ड। ए, बी और डी सही है। ऑप्शन सी को हम सही नहीं कह सकते हैं। चाहे आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो या फिर आप कक्षा में जाकर पढ़ रहे हो, कहीं भी पढ़ें, लेकिन विद्यार्थियों को चौकन्ना रहना है, विद्यार्थी को सक्रिय रहना है। ऐसा नहीं है कि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो ऑप्शन सी हमारा इसका गलत ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप के माध्यम से ईवीएस पढ़ाने के समकालिक शिक्षण की विशेषताएं हैं। ऑप्शन फर्स्ट है विद्यार्थी किसी भी समय में कक्षा में शामिल हो सकते हैं। सेकंड है शिक्षक और विद्यार्थी वास्तविक समय में बातचीत करने में सक्षम है। थर्ड है जब भी वे शामिल होते हैं विद्यार्थियों को ऑनलाइन क्लास का पाठ्यवस्तु मिल जाता है। और फोर्थ है शिक्षक किसी भी समय पाठ्य सामग्री साझा करने में सक्षम होते हैं जिसके विद्यार्थी किसी भी समय प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन सेकेंड। देखिए यह सभी विशेषताएं तो हैं ही, लेकिन यहाँ पर हमसे क्या पूछा जा रहा है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप का यह जो है विद्यार्थियों को ऑनलाइन क्लास का जो भी पाठ्य सामग्री होती है वो किसी भी समय उपलब्ध हो जाती है। तो इसके लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जरूरत नहीं है, ये ऐसे भी शेयर किया जा सकता है और बच्चे उसको देख सकते हैं। लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का सबसे ज्यादा जो फायदा वो ये है कि शिक्षक और विद्यार्थी वास्तविक समय में बातचीत कर सकते हैं। इसलिए ऑप्शन सेकेंड हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, स्वाति कक्षा 4 की एक ईवीएस शिक्षिका ने कई तरह के पौधे जैसे घास, बांस, गुलाब, केला, बरगद, ताड़ के पेड़ का वीडियो दिखाती हैं और सभी पेड़ पौधों के आकार, पत्तों, तने और फूलों के बारे में विद्यार्थियों के साथ चर्चा करती हैं। इस गतिविधि में सबसे उपयुक्त उद्देश्य विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करना है डैश की तरफ। ऑप्शन फर्स्ट है पौधों के भागों, सेकंड है पौधों और पेड़ों के बीच अंतर, थर्ड है पेड़ पौधे के वर्ग के भीतर मौजूद भिन्नता और फोर्थ है मानव के लिए पौधों का महत्व। तो देखिए इसमें मानव के लिए महत्व की बात तो की ही नहीं गई है। इसमें क्या है, सिंपली वो घास, बांस, गुलाब, केले, बरगद आदि के पेड़ को वीडियो दिखा रही हैं। तो इसमें क्या है कि वो पेड़ पौधे के वर्ग में जो मौजूद भिन्नता है, कैसे उसमें अंतर है, क्या क्या अंतर है उसके पत्तों में, उसके साइज में, उसके तने में, उसके फूलों में, तो यह बताने का कोशिश कर रही है। इसलिए ऑप्शन थर्ड हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, रीता एक ईवीएस शिक्षिका थीम खाद्य पढ़ाते हुए कक्षा 5 के विद्यार्थियों को पड़ोस के घरों में विभिन्न खाद्य संरक्षण विधियों का सर्वेक्षण करने के लिए कहती हैं। इस सर्वेक्षण का सबसे अधिक उपयुक्त उद्देश्य होगा। ऑप्शन ए है विभिन्न व्यक्तियों के प्रति संवेदनशील बनना, बी है सर्वेक्षण करने के कौशल क्षमता का आकलन करना, सी है समुदाय से प्रत्यक्ष रूप से जानकारी एकत्र करने का अवसर प्रदान करना, और डी है समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान करना। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। इसमें से जो सही विकल्प है उसका आपको चयन करना है। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें जो ऑप्शन बी दिया गया है इसको छोड़कर बाकी जो 3 ऑप्शन है हमारे ए, सी और डी सही है, यानी कि ऑप्शन सेकंड हमारा सही आंसर है। ऑप्शन बी क्यों नहीं होगा? ऐसा नहीं है कि हम प्राथमिक स्तर पर ही छात्रों से यह चाहते हैं कि उनमें सर्वे करने की जो कौशल है वो विकसित हो जाए या फिर उसका आकलन करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए ऑप्शन सेकंड हमारा सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 20 है, वर्तमान पाठ्यचर्या के अनुसार
प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के उद्देश्य कौन से हैं? ऑप्शन ए है प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के बीच संबंधों का पता लगाने और समझ विकसित करने के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना। बी है विद्यार्थियों को पर्यावरण संबंधी मुद्दों के बारे में जागरूकता विकसित करना। ऑप्शन सी है पृथ्वी को मानव एवं अन्य जीवंत रूपों के आवास के रूप में एक समझ विकसित करना। और ऑप्शन डी है ईवीएस के विभिन्न शिक्षण शास्त्र को समझना। सही विकल्प का चुनाव करना है, चयन करना है। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन सेकंड, ए और बी सही है। बात प्राथमिक स्तर की जा रही है, इसलिए आपको उनका स्तर भी ध्यान रखना है, उनका सामाजिक के साथ साथ उनका जो मानसिक स्तर है इसे भी ध्यान में रखना है, इसलिए ऑप्शन ए और बी हमारा सही है। अगला प्रश्न है, एक ईवीएस शिक्षिका को गतिविधि आयोजित करने के लिए समूह बनाने के लिए निम्न मानदंडों को ध्यान में रखना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट है उनके संज्ञानात्मक स्तर के अनुसार समूहीकरण करें। सेकंड है लिंग के आधार पर बालक एवं बालिकाओं का अलग समूहीकरण करें। थर्ड है पूरी कक्षा में से जितने समूह बना सके बना ले। फोर्थ है समूहों के बीच सहभागिता एवं प्रतिभागिता के आधार पर समूह बनाएं। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन फोर्थ, समूहों के बीच सहभागिता एवं प्रतिभागिता के आधार पर हमें समूह बनाना है। हमें ऐसा समूह नहीं बनाना है कि संज्ञानात्मक स्तर के आधार पर कि जो बच्चा जिसका आईक्यू लेवल ज्यादा अच्छा है उसका हम केवल समूह बनाएंगे और जिनका औसत है उसका हम लोग नहीं बनाएंगे, तो ऐसे में बच्चों में हीन भावना आ जाएगी। लिंग के आधार पर भी आपको विभाजन नहीं करना है कि बालकों का लड़कों का अलग समूह होगा, बालिकाओं का अलग समूह होगा, ऐसा आपको कुछ भी नहीं करना है, इसलिए ऑप्शन फोर्थ हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के पाठ्यचर्या की प्रकृति है। ऑप्शन फर्स्ट है समावेशी, प्रासंगिक और थीम आधारित। सेकेंड है एकीकृत और अनुभवात्मक। थर्ड है प्रासंगिक और अनुशासनात्मक एवं पर्यावरणीय दृष्टिकोण का अनुसरण करता है। फोर्थ है एकल विषय, वैश्विक से लेकर स्थानीय और समावेशी। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन फर्स्ट, ईवीएस की जो प्रकृति है वो समावेशी है, साथ ही प्रासंगिक है और थीम आधारित है। इसके 6 थीम है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। अगला प्रश्न है, कहानियों के माध्यम से ईवीएस अवधारणाओं को पेश करने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना होगा। ऑप्शन ए है कहानियों को किसी अवधारणा के बारे में गलतफहमी की रचना नहीं करना चाहिए। बी है कहानियों को लिंग, जाति, धर्म और अन्य सामाजिक समूहों से संबंधित कोई रूढ़िवादी विचारों को चित्रित नहीं करना चाहिए। ऑप्शन सी है कहानियां मजेदार व मनोरंजक होनी चाहिए। और ऑप्शन डी है कहानियां ऐसी होनी चाहिए कि विद्यार्थी उससे जुड़ाव महसूस करे। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। इसमें जो ऑप्शन ए है, बी है और डी है वो हमारा सही है। ऑप्शन सी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। कहानियों को मजेदार और मनोरंजक होने से ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि विद्यार्थी उससे जुड़ाव महसूस करें, साथ ही उसमें किसी भी तरीके का लिंग से जुड़ा हुआ, जाति धर्म से जुड़ा हुआ भेदभाव या फिर रूढ़िवादिता देखने को न मिले, या फिर उसे कोई गलत अवधारणा, गलत कॉन्सेप्ट बच्चों के मन में नहीं बैठ जाए। इसलिए ऑप्शन जो ए, बी और डी है वो हमारा सही है, इसलिए ऑप्शन थर्ड हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक ईवीएस शिक्षक अपने विद्यार्थियों में मानचित्रण कौशल को मन में बैठाने के लिए निम्न क्रियाकलापों में से किसे करने को कहेगी। ऑप्शन ए है मानचित्र में बुनियादी दिशाओं का पता लगाना। बी है अमानकीकृत मानचित्र बनाना। सी है अपने बनाए गए मानचित्र में प्रतीकों का उपयोग करना। और ऑप्शन डी है मानकीकृत सार्वभौमिक प्रतीकों का उपयोग करते हुए मानचित्र की व्याख्या करना। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर वो है हमारा ऑप्शन फोर्थ। ये चारों ही सही है। सबसे पहले हमें जो दिशा है उसका ज्ञान होना चाहिए बच्चों को, इसका पता लगाएंगे। साथ ही अमानकीकृत यानी वो खुद से ही चित्र बनाएंगे जिसमें कि कोई मानक न हो, लेकिन और आगे है अपने बनाए गए मानचित्र में धीरे धीरे वो अपना मानचित्र बनाएंगे जिसमें प्रतीक का, सिंबल का यूज किया गया हो, और उसके बाद लास्ट में वो मानकीकृत सार्वभौमिक प्रतीकों का उपयोग करते हुए मानचित्र की व्याख्या करेंगे। तो ये चारों ही कथन हमारे सत्य हैं। प्रश्न संख्या 25 है, एक ईवीएस शिक्षिका एक चर्चा के दौरान बताती है कि राजस्थान के गांव के लोग स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री से अपना घर बनाते हैं, जबकि मुंबई जैसे शहरों में लोग सीमेंट, ईंटें, कांच और टाइल जैसी सामग्री खरीदकर घर बनाते हैं। इस चर्चा के आकलन के लिए सीखने का प्रतिफल है। ऑप्शन फर्स्ट है अवलोकन और रिकॉर्डिंग, सेकेंड है विश्लेषण, थर्ड है प्रयोग और फोर्थ है तुलना करना और विश्लेषण करना।
तो देखिए इसमें जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन फोर्थ। शिक्षिका क्या कर रही हैं, तुलना कर रही हैं, साथ ही विश्लेषण भी कर रही हैं। जैसे वो एक स्थान का दूसरे स्थान से, जैसे राजस्थान के गांव में कैसे घर बनते हैं जबकि मुंबई जैसे शहरों में कैसे घर बनते हैं, तो ये तुलना कर रही हैं, कंपेयर कर रही हैं, साथ ही वो विश्लेषण भी कर रही हैं। अगला प्रश्न है, एक ईवीएस शिक्षिका चाहती हैं कि उसके विद्यार्थी पानी की बर्बादी करने वाले लोगों की विभिन्न दैनिक गतिविधियों और व्यवहारों का पता लगाएं। निम्न में से कौन सी रणनीति इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन फर्स्ट है जल से संबंधित चित्र और फिल्में। ऑप्शन सेकेंड है एक नाली नाले यानी पानी निकासी का भ्रमण करना। थर्ड है पड़ोस में परिवारों के साथ बातचीत। और फोर्थ है प्रतिदिन एक परिवार द्वारा उपयोग किए गए पानी की मात्रा का अनुमान। तो अगर बच्चे को इस विषय में पानी के संरक्षण के बारे में उसको संवेदनशील बनाना है तो इसलिए क्या होगा, ऑप्शन फोर्थ इसका सही आंसर है। अगर बच्चा अवलोकन करेगा, देखेगा कि हमारे परिवार में या किसी भी परिवार में कितना पानी एक दिन में उस खर्च किया जाता है, तो उसके माध्यम से वो संवेदनशील होगा कि कैसे हम लोग पानी जहाँ जरूरत नहीं होती है वहां भी बर्बाद करते हैं। इसलिए ऑप्शन फोर्थ हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षा का अभिन्न घटक है? ऑप्शन फर्स्ट है पाठ्यपुस्तकें, सेकंड है बच्चों का वातावरण, थर्ड है भाषाई दक्षता, फोर्थ है रोल प्ले भूमिका निर्वाह। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन सेकंड, बच्चों का वातावरण सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और अभिन्न घटक है, खासकर प्राथमिक स्तर पर। वैसे तो यह जीवन पर्यंत बच्चों का जो वातावरण होता है, जो उन्होंने इन्वायरमेंट पाया है, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसलिए ऑप्शन सेकंड हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक ईवीएस शिक्षक के रूप में आप प्राथमिक कक्षाओं के लिए पाठ्यपुस्तक के चयन में किन मानदंडों को सबसे महत्वपूर्ण मानेंगे? ऑप्शन ए है पाठ्यपुस्तक में लिंग, जाति और धर्म से संबंधित कोई रूढ़िवादिता नहीं होनी चाहिए। बी है पाठ्यपुस्तक में भाषा मानक भाषा होनी चाहिए। सी है पाठ्यपुस्तक की कीमत कम और वह पतली होनी चाहिए। और ऑप्शन डी है पाठ्यपुस्तक सचित्र और आकर्षक होनी चाहिए। तो देखिए इसमें जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन ए और साथ ही डी। इसलिए ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही होगा। पाठ्यपुस्तक की भाषा मानक नहीं होनी चाहिए बल्कि बच्चों की समझ के अनुसार होनी चाहिए, साथ ही कीमत कम होनी चाहिए। लेकिन पतला और मोटा हम ये इसके साइज के शेप के आकार पर यह नहीं कह सकते कि यह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए ऑप्शन ए और डी हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कक्षा 5 के विद्यार्थियों को लिंग यानी जेंडर रूढ़िवादिता सिखाने के लिए निम्न में से कौन सा संसाधन सबसे उपयुक्त होगा? ऑप्शन फर्स्ट है सदस्यों के बीच कार्य आवंटन का पता लगाने के लिए घरों का सर्वेक्षण। ऑप्शन सेकंड है अखबार से लिंग सशक्तिकरण पर कहानियां। ऑप्शन थर्ड है सफल महिलाओं की कहानियां। फोर्थ है महिला स्वास्थ्य पेशेवरों की संख्या का पता लगाने के लिए अस्पतालों का भ्रमण। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन फर्स्ट। जब बच्चे को किसी घर के सदस्यों के बारे में या फिर किसी भी घर का अवलोकन करने के लिए बताएंगे, कहेंगे कि देखिए कि सदस्यों के बीच जो कार्य का विभाजन है वो कैसा है, महिलाएं कहाँ घर के अंदर काम करती हैं, पुरुष जो होते हैं वो ज्यादातर बाहर के काम करते हैं, तो यह क्या है, जेंडर रूढ़िवादिता को प्रदर्शित करता है। तो यह सिखाने के लिए सबसे उपयुक्त जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन फर्स्ट। अगला और अंतिम प्रश्न है, एक ईवीएस शिक्षक के रूप में आपको अपने विद्यार्थियों के रिपोर्ट कार्ड के प्रक्रिया कौशलों में दक्षता के स्तर का विवरण देना है। निम्न में से कौन सी रिपोर्टिंग सबसे उपयुक्त होगी? ऑप्शन फर्स्ट है विवरणात्मक रिपोर्ट, सेकंड है अक्षरों में ग्रेड, थर्ड है क्रम निर्धारण मापनी और फोर्थ है संख्याओं में ग्रेडिंग। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन थर्ड, क्रम निर्धारण मापनी, जिसे हम लोग रेटिंग स्केल भी कहते हैं। इसका उपयोग सबसे उपयुक्त होगा। तो फ्रेंड्स ये थे आपके 30 प्रश्न और इनमें से आपने कितना सही किया आप हमें कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।